हम पढ़ रहे थे इन्फॉर्म्ड कंसेंट और उसके एलिमेंट्स। तो अब है नेक्स्ट वुलनरेबल सब्जेक्ट्स। वुलनरेबल सब्जेक्ट्स आर दोज who may be incapable to give fully informed consent. For example, mentally retarded people. वुलनरेबल सब्जेक्ट वो है जो कि इनकेपेबल होते हैं, कैपेबल नहीं होते इन्फॉर्म कंसेंट देने के, जैसे कि मेंटली रिटार्डेड पेशेंट or people who are at high risk of unintended side effects because of their circumstances, for example pregnant women, या वो जो कि ज़्यादा रिस्क की तरफ प्रोन होते हैं। तो वुलनरेबल सब्जेक्ट में दो लोग आते हैं, एक वो जो कि मेंटली तौर पर कैपेबल नहीं होते कंसेंट देने के, और सेकंड वो आते हैं जो कि हार्म की तरफ या रिस्क की तरफ ज़्यादा प्रोन होते हैं, जैसे लाइक प्रेग्नेंट वुमेन। वुलनरेबल ग्रुप्स में कौन कौन से आएंगे? चिल्ड्रन, mentally or emotionally disabled people, severely ill or physically disabled people, terminally ill, institutionalized people, and pregnant women. Institutionalized people वो होते हैं जो किसी अदारे में रहते हैं, लाइक कैदी जो जेल में रहते हो, इस तरह के लोगों को कहते हैं institutionalized people. Children assent. Assent क्या है? Assent refers to child's affirmative agreement to participate. If child is at least 7 years of age, obtaining child assent is also important. कंसेंट कहते हैं अडल्ट वाले, अडल्ट जो आपको देते हैं विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन रिसर्च को कहते हैं कंसेंट। और जब बच्चों से, जैसे कि 7 साल का बच्चा इस काबिल होता है कि उसको समझ आ सके कि उसने रिसर्च में पार्टिसिपेट करना है या फिर नहीं करना, तो वो अपनी विल बता सकता है, उसको कंसेंट कहते हैं। और जिससे भी छोटे बच्चे हैं उनके फिर पेरेंट्स से या उनके गार्डियन से कंसेंट फॉर्म साइन करवाया जाता है। If the child is developmentally mature enough to understand the basic information involved in informed consent, for example 13-year-old, it is advisable to obtain written consent from the child as well as evidence of respect for the child's right to self-determination. तो अगर बच्चा 13 साल का है और वो पूरे कंसेंट को अंडरस्टैंड कर सकता है, तो फिर आप उसी से कंसेंट, रिटन कंसेंट फॉर्म लोगे और उसके राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की रिस्पेक्ट करोगे। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, IRB। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। IRB होता क्या है? An independent body constituted of medical, scientific and non-scientific members whose responsibility it is to ensure the protection of rights, safety and well-being of human subjects by reviewing, approving and providing continuing review of protocol, amendments of methods, material to be used in obtaining and documenting informed consent of the human subject। IRB एक बॉडी है जिसमें कि मेडिकल, साइंटिफिक पर्सन और नॉन साइंटिफिक पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, और उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये देखना कि जो रिसर्च हो रही है उसमें पेशेंट्स की या पार्टिसिपेंट्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया या नहीं किया गया।
वो आपके अप्रूवल अप्रूव करते हैं, रिव्यू करते हैं, प्रोटोकॉल्स देखते हैं, ये सारी चीज़ें के इन्फॉर्म कंसेंट लिया है। तो फॉर एग्जांपल आप जब रिसर्च करने से पहले अपना प्रपोजल बनाते हो, तो रिसर्च कंडक्ट करने से पहले प्रपोजल की अप्रूवल के लिए प्रपोजल आईआरबी में जाता है। वहाँ पे आईआरबी के मेंबर देखते हैं कि आपने अगर ह्यूमन सब्जेक्ट्स को इन्वॉल्व किया अपनी रिसर्च में, तो क्या एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है, प्रोटोकॉल्स क्या है, ये सब कुछ देखने के बाद ही वो आपकी रिसर्च को अप्रूव करते हैं। फिर आपको अप्रूवल मिलने के बाद आप रिसर्च कंडक्ट करते हो। आईआरबी की अप्रूवल के बगैर आप रिसर्च कंडक्ट नहीं कर सकते। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछो। आईआरबी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आईआरबी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, आईआरबी एक पैनल है जिसमें मेडिकल और साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक लोग बैठे होते हैं, जो कि आपके प्रपोजल को रिव्यू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने अपना प्रोजेक्ट करना है, तो उससे पहले आप अपना एक प्रपोजल लिखोगे। प्रपोजल में आपने वो सारी चीजें बतानी होती हैं कि रिसर्च कैसे करोगे, कहाँ से आपका टूर क्या होगा, पार्टिसिपेंट कौन से होंगे, कितने पार्टिसिपेंट होंगे, ये सारी चीजें। फिर वो आपका प्रपोजल आईआरबी के पास जाता है। आईआरबी देखती है कि अगर ह्यूमन सब्जेक्ट इन्वॉल्व किए हैं तो उनको उनकी एथिकल प्रिंसिपल्स को कितना फॉलो किया गया रिसर्च कंडक्ट करने में। अगर नहीं तो वो फिर अमेंडमेंट ऑफ मेथड, मतलब कि अगर कोई मेथड में उनको लगेगा कि ह्यूमन पार्टिसिपेंट को के लिए ज्यादा नुकसान दिया, तो वो उसको चेंज करेंगे, उसकी अमेंडमेंट कर देंगे ये। तो फिर उसको रिव्यू करने के बाद ही वो अप्रूवल देते हैं, ये सारी चीजें देखने के बाद। और फिर आप रिसर्च कंडक्ट करते हो। अगर आईआरबी अप्रूवल नहीं दे तो आप अपनी रिसर्च कंडक्ट नहीं कर सकते हो। Every institution where an individual might conduct research must have an IRB, and the primary goal is to protect the right of research participants. हर इंस्टीट्यूशन जहाँ पे रिसर्च कंडक्ट की जाती है वहाँ पे आईआरबी होता है, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड होता है। तभी वो वहाँ पे आईआरबी से अप्रूवल के बाद ही रिसर्च कंडक्ट की जाती है। अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पे रिसर्च हो रही हो आईआरबी ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता। इसका प्राइमरी गोल क्या है? इसका प्राइमरी गोल है प्रोटेक्ट करना पार्टिसिपेंट्स के राइट को। कॉमन रोल क्या है आईआरबी के? रिव्यू ऑफ रिसर्च, रिसर्च को रिव्यू करना, इन्फॉर्म कंसेंट को देखना, अश्योरेंस ऑफ कंप्लायंस ऑफ इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन की कंप्लायंस को देखना, शुड द स्टडी बी डन एट ऑल, एंड डू द बेनिफिट आउटवे द रिस्क, के बेनिफिट ज्यादा है रिस्क कम है, एंड व्हाट कंस्टिट्यूट एन एडिक्वेट इन्फॉर्म कंसेंट, और इन्फॉर्म कंसेंट जो है उसके सारे एलिमेंट्स पूरे हैं जो हमने पढ़े थे। इंफॉर्मेशन, पर्पस, प्रोसीजर, सारा कुछ बताया गया और पार्टिसिपेंट की विल पे छोड़ा गया है कि वो जब चाहे इसमें से विड्रॉ कर सके। तो रोल्स हैं आईआरबी के ये सारे। आईआरबी क्लियर?
ओके, नेक्स्ट हमने करना है रिसर्च प्रॉब्लम। यूनिट 3 हमारा अब स्टार्ट हो गया, इसकी हमने करनी है रिसर्च प्रॉब्लम। लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इसके कि आइडेंटिफाई करना है एरिया ऑफ इंटरेस्ट, डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, आइडेंटिफाई करेंगे क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग गुड रिसर्च प्रॉब्लम और एट द एंड फॉर्मुलेट करेंगे रिसर्च स्टेटमेंट। डिफरेंट डेफिनेशन है रिसर्च प्रॉब्लम की। इंट्रोडक्शन क्या है? A research problem is a question that researcher wants to answer or a problem that a researcher wants to solve. रिसर्च प्रॉब्लम वो क्वेश्चन है जिसका कि आंसर रिसर्चर चाह रहा होता है। आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस। तो रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना या उसको फॉर्मुलेट करना रिसर्च प्रोसेस का पहला स्टेप है। सबसे पहला स्टेप क्या है? रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि आपका टॉपिक। आप सबसे पहले अपना टॉपिक बनाते हो, उसके बाद ही उसके ऊपर रिसर्च करते हो। Selection of research problem depends on several factors such as researcher's knowledge, skills, interest, expertise, motivation, and creativity with respect to the subject of inquiry. तो रिसर्च प्रॉब्लम की सिलेक्शन इन फॉलोइंग पॉइंट्स पे डिपेंड करती है कि रिसर्चर के पास कितनी नॉलेज है, उसके पास स्किल कितनी है, इंटरेस्ट कितना है और एक्सपर्टीज कितनी है। जितने ज़्यादा स्किलफुल और नॉलेजेबल होगे उतनी आपकी रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा ऑथेंटिक होगी और ज़्यादा अच्छे आप टॉपिक सिलेक्ट करोगे। It is believed that most of the good research studies need lot of time for selection of a research program. तो एक अच्छे टॉपिक को सिलेक्ट करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है एज कम्पेयर टू एक एवरेज का टॉपिक। अब ये डिफरेंट डेफिनेशन जो कि डिफरेंट लोगों ने दी। अकॉर्डिंग टू कर्लिंगर, ए प्रॉब्लम इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस और स्टेटमेंट that asks what relation exists between two or more variables. The answer to question will provide what is having so in research. मतलब एक प्रॉब्लम है, एक इंटेरोगेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन टू वेरिएबल्स। जो हमारा टॉपिक या रिसर्च प्रॉब्लम है कर्लिंगर के अकॉर्डिंग, वो इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट है जो कि हमें बताता है बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन, कि क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता है। हम इस चीज को जब सोल्व करते हैं तो ये हमारे रिसर्च की बेस बनती है। वुडवर्थ ने क्या कहा? A situation for which we have no ready and successful response by instinct or by previous acquired habit, we must find out what to do. For example, the solution can be found out only after an investigation. वुडवर्थ के अकॉर्डिंग ये वो वाली प्रॉब्लम है जिसका हमारे पास अभी कोई सोल्यूशन नहीं होता और हम इन्वेस्टिगेट करते हैं या रिसर्च करके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो ढूंढते हैं। In other words, a research problem is an area of concern where there is gap in the knowledge base needed for professional practice. और दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं कि गैप है। हम डिफरेंट टॉपिक्स जो हम जिस पे रिसर्च करते हैं उस पर प्रीवियस बहुत सारी स्टडीज हो चुकी होती हैं, लेकिन एक खास पॉइंट जिस पे हम रिसर्च करना चाह रहे होते हैं वो पॉइंट मिसिंग होता है। मतलब हम पहले गैप ढूंढते हैं और फिर उस गैप को सॉल्व करने के लिए रिसर्च कंडक्ट करते हैं। क्लियर ये वाले डेफिनेशन सारी?
अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स कौन-कौन से हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाली स्लाइड। 6 कंपोनेंट है प्रॉब्लम स्टेटमेंट के। नंबर 1 प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। व्हाट इज रॉन्ग विद द करंट सिचुएशन? कि एक्चुअल में गैप किधर है? रॉन्ग क्या हो रहा है? सबसे पहले हम सिर्फ देखेंगे कि कहाँ पे कोई चीज गलत हो रही है, प्रॉब्लम है कहाँ पे, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। देन सेकंड नंबर पे बैकग्राउंड। व्हाट इज द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम दैट रीडर नीड टू अंडरस्टैंड? कि जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है उसका नेचर कैसा है। नंबर 3 पे स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम। हाउ बिग इज द प्रॉब्लम? नंबर ऑफ पर्सन अफेक्टेड। कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और उससे कितने परसेंट लोग जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्रॉब्लम। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ नॉट फिक्सिंग इट? और अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। नंबर 5 पे नॉलेज गैप। कि व्हाट इन्फो इज लैकिंग? गैप किधर है। और नंबर 6 पे प्रपोज सोल्यूशन। हाउ विल दिस न्यू स्टडी कंट्रीब्यूट टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम? तो जो हम स्टडी करेंगे वो कितना कंट्रीब्यूट करेगी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, कितनी हेल्पफुल होगी। तो ये 6 कंपोनेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं रिपीट कर देती हूँ लास्ट वाली डेफिनेशन। A research problem is an area of concern where there is a gap in the knowledge base needed for professional practices. For example, गैप की ले लो कि पहले वो सारी स्टडीज की गई हो, के नॉलेज चेक की गई हो रिगार्डिंग आईवी कैनुलेशन अमंग नर्सेज, लेकिन अमंग नर्सिंग स्टूडेंट के ऊपर ये स्टडी नहीं की गई, तो ये गैप हो जाएगा। ये एक प्रॉब्लम गैप है जो कि आप आइडेंटिफाई करोगे और फिर इसके ऊपर स्टडी करोगे। तो पहले आप वो सारे लिटरेचर रिव्यू करते हो, देखते हो कौन सी स्टडी कहाँ पे हुई है और कौन सी स्टडी में गैप कौन सा फाइंड, पहले गैप फाइंड आउट करते हो फिर आप अपनी रिसर्च करते हो। ठीक है। तो अगर आईवी कैनुलेशन की नॉलेज की स्टडी फाइनल ईयर स्टूडेंट पे नहीं की गई हुई, फिर रजिस्टर्ड नर्सिंग पे की गई हुई है, तो ये उसमें एक गैप है जिसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया। फिर आप वो गैप को फिल करने के लिए वो वाली प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर लोगे, वो टॉपिक सिलेक्ट करोगे और फिर आप उस पर रिसर्च करोगे। पहला प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। अब हम उन्हीं को बढ़ते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। Identification of a research problem is the first and most important step in research process. आइडेंटिफाई करना, सबसे पहले आप अपना टॉपिक आइडेंटिफाई करोगे, वो पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप है रिसर्च प्रोसेस का। जब तक आप अपना टॉपिक सेलेक्ट नहीं करोगे आप अपनी रिसर्च कंटिन्यू नहीं रख सकते हो। Generally, a broad area is selected and then a broad topic is delimited or narrowed down to a specific one sentence statement of the problem. सबसे पहले आप एक ब्रॉड एरिया टॉपिक सेलेक्ट करते हो, देन उसको नैरो करके छोटा कर लेते हो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट वन सेंटेंस की बना लेते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मैं कहूँ कि आपने आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम एरिया, तो आपके माइंड में आएगा नॉलेज रिगार्डिंग आईवी कैनोलेशन। ये एक बहुत ब्रॉड टॉपिक हो गया आईवी कैनोलेशन की नॉलेज। फिर आप उसको स्पेसिफाई करोगे कि अमंग नर्सिंग स्टूडेंट्स, तो ये इसको नैरो डाउन कर दिया। तो पहले सबसे पहले आप एक ब्रॉड एरिया सेलेक्ट करते हो, देन उसके बाद उसको डिलिमिट और नैरो डाउन कर लेते हो।
This type of research process is considered as the most difficult and challenging and needs lot of time. और ये चैलेंजिंग है और डिफिकल्ट है, इसके लिए आपको पहले बहुत सारे डेटा सर्च करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है कि ऐसा टॉपिक तो नहीं आप ले रहे जिसके ऊपर पहले से इतनी ज़्यादा रिसर्चेस हो चुकी हैं। अगर आपने टॉपिक लेना है तो आपने गैप फाइंड करना है पहले रिसर्चेस पढ़ के कि कहाँ किस जगह गैप है जिसको कि आपने फिल करना है। A research problem may come from several sources. बहुत सारे sources से हम research problem को identify कर सकते हैं, वो अभी हम पढ़ते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रॉब्लम को, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से कर सकते हैं, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ लिटरेचर से कर सकते हैं, प्रीवियस रिसर्च से कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग थेरीज, सोशल इश्यूज, ब्रेनस्टॉर्मिंग, इंफ्लुएंस, folklore, exposure to field situation, and consultation with experts. ये सारे जो है डिफरेंट सोर्सेज हैं जिनसे कि हम रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी हम वन बाय वन इन सबको पढ़ते हैं। डिफरेंट सोर्सेज पढ़ने से पहले अपनी अटेंडेंस लगवा लें आप, ताकि फिर कंटिन्यू हम नहीं पढ़ें।
ओके, अब हम डिफरेंट सोर्सेस पढ़ते हैं वन बाय वन, जिससे हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पहला है पर्सनल एक्सपीरियंस। डे टू डे पर्सनल एक्सपीरियंस ऊपर रिसर्च may serve as good source of ideas to formulate a research problem. डे बाय डे हम डिफरेंट चीजें एक्सपीरियंस करते हैं, तो उन चीजों में हम बहुत सारी चीज प्रॉब्लम्स के जो है वो गैप आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। तो पर्सनल एक्सपीरियंस भी एक सोर्स है जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा टॉपिक है जिसको सिलेक्ट करना चाहिए जिसपे के रिसर्च हो सके। फॉर एग्जाम्पल, a researcher observed डोमेस्टिक वायलेंस सफर्ड बाय वाइव्स ऑफ अल्कोहलिक हस्बैंड। एक रिसर्चर ने ये ऑब्जर्व किया कि वो बीवियां जिनके हस्बैंड शराब पीते हैं वो ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है। तो ये उसने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर। This experience may provide ideas to identify several research problems related to domestic violence against women. तो इस एक्सपीरियंस से उसने फिर डिफरेंट एरियाज जो थे वो डोमेस्टिक वायलेंस के जो आइडेंटिफाई किए। देयर मे आल्सो बी मैनी लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ अ रिसर्चर which could be used to develop a research problem। तो हमारी जिंदगी में हम बहुत सारी चीज़ों को लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, तो एक ये सोर्स है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। Nurses get plenty of ideas to formulate research problem from their clinical experience। क्लिनिकल एक्सपीरियंस से भी हम बहुत सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को। Every curious nurse has several questions to be answered which are encountered during clinical experience। क्लिनिकल एक्सपीरियंस में भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स पेश आती हैं जिनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a nurse find that unrestricted visiting hours in surgical ward reduce the energetic demand among post-operative patients। अभी एक नर्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था कि इसने ऑब्जर्व किया कि जब हम लोगों को उनके रिश्तेदारों से मिलने देते हैं तो उनको पेन कम फील होती है, वो कम डिमांड करते हैं एनर्जेटिक का। तो ये उसने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली कि सर्च प्रॉब्लम अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे, और फिर इस पे वो रिसर्च कर सकती है। ठीक है, तो इस तरह से पर्सनल एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो सोर्स है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का। सच क्लिनिकल एक्सपीरियंस कुड बी रिच सोर्स ऑफ आइडियाज टू आइडेंटिफाई अ सिग्निफिकेंट रिसर्च प्रॉब्लम। इसके बाद आता है क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ लिटरेचर। When we critically study books and articles relating to the subject of our interest, including research reports, opinion articles, and summaries of clinical issues, pertinent questions may arise in our mind। जब हम डिफरेंट लिटरेचर पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, तो डिफरेंट क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं। वो भी सोर्स होता है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का। These may strike readers' mind indirectly by stimulating imagination and directly by stating what additional research is needed। फिर हम हमारे माइंड में क्वेश्चन आते हैं कि ये वाली रिसर्च तो हो चुकी है, ये वाला गैप था ये फिल नहीं किया गया, अब इस वाली प्रॉब्लम के ऊपर ये वाला जो गैप है इसको फिल करने के लिए मजीद रिसर्च होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, a nurse read an article on the prevalence of pin site infection among patients with external fixator। ये ऑर्थोपेडिक पेशेंट जो है उनका बताया गया है पिन साइट इन्फेक्शन को एक्सटर्नल फिक्सेटर की प्रेवलेंस देखी। While reading this article, nurse learned that there is a lack of consensus about pin site care। तो अब वो प्रीवियस स्टडीज पढ़ रही थी, रिसर्च पढ़ रही थी, तो उसने देखा कि पिन साइट केयर के बारे में कोई रिसर्च नहीं हुई हुई।
तो इस तरह से उसने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया कि फिन साइड केयर के ऊपर अब जो है ना मजीद रिसर्च करने की ज़रूरत है। दिस इंफॉर्मेशन may serve as a basis to formulate a research problem. फिर इसी तरह से प्रीवियस एक्सपीरियंस एक सोर्स है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का। A body of knowledge should be developed on a sound foundation of research finding. Usually, at the end of a research, further research problem are suggested based on shortcoming of previous research which can be investigated. अब इसका मतलब है कि जब हम रिसर्च करते हैं तो हम रिकमेंडेशन भी देते हैं अपनी रिसर्च की एंड पे। वो वाली चीज़ों का गैप बताते हैं जो कि हमारी रिसर्च में नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल अगर हम 100 लोगों पे कोई रिसर्च करते हैं तो नेक्स्ट हम रिकमेंड कर देंगे कि नेक्स्ट ये वाले टॉपिक पे रिसर्च होनी चाहिए, लेकिन सैंपल साइज जो है वो लार्ज होना चाहिए, ज़्यादा सारे लोगों पे ये रिसर्च होनी चाहिए। तो यूजुअली रिसर्च की एंड पे भी रिकमेंडेशन दी गई होती हैं, फर्दर एरियाज ऑफ रिसर्च जो है वो बताए गए होते हैं, जो कि शॉर्ट कमिंग होता है अपनी खुद की रिसर्च का। In nursing profession, not much research has been yet done. Therefore, this profession needs research who are willing to replicate or repeat other studies on different samples and settings, where all the essential elements of the original studies are held intact. नर्सिंग प्रोफेशन में ज़्यादातर रिसर्चेस नहीं की गई, इसलिए ज़्यादा लोगों को जो है रिपीट अदर स्टडीज करने का मौका मिलेगा, और आपको आप जो रिसर्च करोगे उसकी जो आप रिकमेंडेशन दोगे वो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होगी मजीद और लोगों के लिए रिसर्च करने के लिए। Same like existing theories, research is a process of theory development and theory testing. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि रिसर्च में हम theory को डेवलप करते हैं या theory को टेस्ट करते हैं। तो nurses use many theories from other discipline in their practices. नर्सेज जो है वो डिफरेंट दूसरे डिसिप्लिन की theories को अपनी प्रैक्टिस में यूज कर रही होती हैं। It an existing theory is used in developing a researchable problem. A specific statement from the theory must be isolated. तो हम theory से भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम उनकी स्टेटमेंट को लेके उनको टेस्ट कर सकते हैं या मजीद उस theory को रिफाइन कर सकते हैं। Generally, a part of parts of the theory are subjected to testing in the clinical situation. Generally क्या होता है theory या उसका कुछ part हम clinical situation में टेस्ट करते हैं। And the testing of an existing theory is definitely needed in nursing. Therefore, they serve as a good source of research problem. तो theory को टेस्ट करने के लिए जो हम वहाँ से प्रॉब्लम निकालेंगे वो भी सोर्स होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम का। क्लियर अभी तक जितना पढ़ा है?
इसी तरह से सोशल इश्यूज जो है वो भी हमारे पास सोर्स है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का। Sometimes topics are suggested by more global contemporary social or political issues of relevance to the healthcare community। बहुत सारे सोशल और पॉलिटिकल इशू हो जाते हैं जो कि कम्युनिटी की हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, तो वो भी एज अ सोर्स ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल HIV एड्स, फीमेल फेटिसाइड्स जो कि फीमेल फेटिसाइड होता है फीमेल फेटिस को अबॉर्ट करना, सेक्सुअल हरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस एंड जेंडर इक्वालिटी इन हेल्थकेयर एंड इन रिसर्च आर सम ऑफ करंट सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज ऑफ कंसर्न फॉर हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स। तो ये सारे सोशल इश्यूज जो है या पॉलिटिकल इश्यूज जो है ये भी सोर्स ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है। ओके, मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है ना? Next है brainstorming. So brainstorming session are good technique to find new questions where an intensified discussion among interested people of the profession is conducted to find more ideas to formulate a good research program. तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करके ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक को भी यूज किया जाता है कि डिस्कशन करके डिफरेंट चीजों की आप जो डिफरेंट आइडियाज जो है वो जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आइडियाज फॉर स्टडिंग में इमर्ज फ्रॉम गिविंग रिसर्च प्रायोरिटीज by having brainstorming session with other nurses, researchers or nursing faculty। तो आप पहले रिव्यू करो लिटरेचर को, प्रीवियस रिसर्चेस पढ़ो, फिर डिफरेंट एक्सपर्ट लोगों के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, तो इससे भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होंगी। तो ये भी एक सोर्स है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। इंट्यूजन्स। Traditionally, intuitions are considered both source of knowledge as well as sources to find new research problems। तो intuition भी एक source है research problem को identify करने का। It is believed that the collective mind is good source of ideas which may be used to formulate a good research problem। तो इंट्यूजन की हेल्प से भी हम जो है वो गुड रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। ये भी एक सोर्स है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट है फोकलोर्स। फोकलोर्स होता है जो ट्रेडिशनल किस्से कहानियां चली आ रही होती हैं। कॉमन बिलीव्स कुड बी राइट और रॉन्ग, जो कि बिलीव्स होते हैं जो सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। For example, it is generally believed that studying just before the test decreases the score। के टेस्ट से थोड़ी देर पहले अगर आप स्टडी करोगे तो आपके स्कोर जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे। ये फोकलोर चला आ रहा है। We believe we should not just study before test to relax our mind। Researchers can conduct a research studies on whether one should study before the test or not। तो फोकलोर को चेक करने के लिए भी रिसर्च की जा सकती है और ये भी एक सोर्स है रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का। इंट्यूजन मीन्स गट फीलिंग। आपकी जो अपनी गट फीलिंग है कि ऐसे भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें जो है आप प्रॉब्लम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो अपनी गट फीलिंग की बेस पे।
हम डिफरेंट सोर्स पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के। ठीक है, मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा पर्सनल एक्सपीरियंस। डे टू डे जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, हम डिफरेंट चीज़ों को देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज पता चलता है। इसको हम बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तो इससे भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो सकती है। एग्जाम्पल दी थी कि रिसर्चर ने ऑब्जर्व किया कि जो शराब पीने वाले हस्बैंड हैं वो अपनी बीवियों को ज़्यादा मारते हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस उसने ऑब्जर्व की अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे। ये भी एक सोर्स हो सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। प्रैक्टिकली हम बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं तो वो भी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है। लाइक एक नर्स ने देखा कि अगर पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी की वार्ड में उनके विजिटर्स को आने दिया जाए, रोका ना जाए, तो एनाल्जेसिक डिमांड जो है वो कम हो जाती है। जाहिर है फिर वो अपने रिश्तेदारों के साथ बातों में मसरूफ होते हैं, टेंशन डाइवर्ट होती है तो उनको पेन इतनी फील नहीं होती। क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ लिटरेचर के हम प्रीवियस रिसर्चेस पढ़ने से भी हमारे माइंड में प्रॉब्लम गैप आते हैं और हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं तो ये भी एक सोर्स है। फिर प्रीवियस एक्सपीरियंस की बेस पे हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर देते हैं। एग्जिस्टिंग थेरीज, हम बहुत सारी थेरीज को टेस्ट करते हैं तो थेरी को टेस्ट करने के लिए भी हम एक प्रॉब्लम बना लेते हैं। ये भी एक सोर्स है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का। बहुत सारे सोशल इश्यूज जो है वो भी हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग की वजह से भी हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इंट्यूजन जो है ये भी एक सोर्स है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का। इंट्यूजन कहते हैं गट फीलिंग को। और फोकलोर जो किस्से कहानियां चले आ रहे हैं उनको भी हम टेस्ट कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं तो ये भी एक सोर्स है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का। इसके साथ एक्सपोजर टू फील्ड सिचुएशन। During field exposure, researchers get a variety of experience which may provide plenty of ideas to formulate research problem. फील्ड एक्सपोजर होता है जब हम कम्युनिटी में काम करते हैं या फील्ड में काम करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो वो भी हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का एक सोर्स मिल जाता है। हम वहाँ से भी रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। For example, while working in a field, a researcher observed a specific traditional practice for cure of disease condition, which can be used as research problem to investigate its efficacy. तो फील्ड में जब रिसर्चर गया तो उसने देखा कि लोग ट्रेडिशनल तरीके से बीमारियों का इलाज कर रहे हैं तो इसने इस पे अब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि कितने परसेंट इसकी एफिकेसी थी, इफेक्टिव है, उस पे रिसर्च की तो ये उसको क्या मिल गया, सोर्स मिल गया। एक प्रॉब्लम को उसने आइडेंटिफाई कर लिया। कंसल्टेशन विद एक्सपर्ट। Experts are believed to have sound experience of their respective field, which may suggest a significant problem to be studied. तो जो एक्सपर्ट होते हैं उनके साथ जब हम बात करते हैं तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो वो भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं। In addition, experts may help in finding a current problem of discipline to be solved, which may serve as basis for formulation of research problem. तो करंट प्रॉब्लम के बारे में भी वो बताते हैं स्पेसिफिक के इसको ये वाली आजकल प्रॉब्लम चल रही है। एक्सपर्ट होते हैं उनके पास ज़्यादा नॉलेज होता है
तो वो भी एक सोर्स है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का। ओके, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग गुड रिसर्च प्रॉब्लम हम कल करेंगे। अभी तक कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कोई क्राइटेरिया तो। मैंने अपने सारे लेक्चर अपलोड किए हुए हैं स्लैम के ऊपर, आप वहाँ से सारे के सारे लेक्चर ले सकते हो। मैंने टोटल नर्सिंग रिसर्च के लेक्चर्स अपलोड कर दिए हुए हैं। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।